मिशन सक्सेस स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मिशन सक्सेस स्टडी चैनल कक्षाओं के अलावा आपको कंपटीशन या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कराता है। मैं आपको आज एक ऐसा टॉपिक लेता हूँ जो टॉपिक आपको देखने में बहुत कठिन लगता है, परंतु इतना कठिन होता नहीं है। उसको याद करने के लिए बच्चे बहुत परेशान रहते हैं और ये कहते हैं कि सर ये टॉपिक हमें याद नहीं हुआ, इसको याद करने के लिए क्या किया जाए, और हम बार बार इनको दोहराते हैं फिर भी याद नहीं होते। तो एक सिस्टम होता है हर चीज़ का, और हम वही बड़ी गलती करते हैं तैयारी करते वक्त। हम क्या करते हैं कि कुछ बिंदुओं को पढ़ लेते हैं और कुछ बिंदुओं को छोड़ देते हैं। तो ऐसे पढ़ाई का सिस्टम सही नहीं बैठता। सटीक सिस्टम बैठाने के लिए हमें कुछ टारगेट ध्यान में रखने होते हैं, उनके हिसाब से ही पढ़ाई जारी रखते हैं। तो देखिए, भारतीय इतिहास के बारे में मैं आपको बताऊं, ये ऐसा टॉपिक है कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इसमें से प्रश्न आते हैं। रीट है, पटवार है, पुलिस है, और इंडियन परीक्षाओं में भी इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान से सुनने की बात है, इतिहास याद करने की विषय नहीं होती। इतिहास का केवल 30% भाग याद किया जाता है, 70% भाग तो समझा जाता है। अब हम इतिहास को पढ़ने के लिए सबसे पहले इसका विभाजन करते हैं कि भाई इतिहास को कैसे पढ़ा जाए, क्या सिस्टम है, क्या अप्रोच लगाएं इतिहास पढ़ने के लिए कि इतिहास को आसानी से समझ सकें। तो देखिए, एक ही वीडियो पर्याप्त है आपके लिए इतिहास को समझने के लिए। आगे छोटे छोटे वीडियो में बनाता रहूँगा। तो देखो, इतिहास का हम वर्गीकरण करें तो इतिहास को 4 भागों में बांट सकते हैं। 2, 3 और ये 4 कालखंडों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, हम प्राचीन इतिहास के बारे में अध्ययन करते हैं। प्राचीन। दूसरा है अपना मध्यकाल। मध्यकाल, मध्यकालीन इतिहास होगा। और तीसरा है आधुनिक इतिहास। आधुनिक। काल। और चौथा है स्वतंत्रता के बाद का। स्वतंत्रता के बाद का काल। इन 4 कालखंडों में इतिहास का विभाजन करके हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर यदि अपना प्रकाश डालें तो देखेंगे इस जो प्राचीन भाग है इसमें कितने टॉपिकों का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले पाषाण काल का प्रारंभ होता है। इसमें एक जो फर्स्ट पॉइंट है इसका वो है पाषाण काल। पाषाण काल। पाषाण काल को भी हम कई भागों में विभाजित करते हैं। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल की बात करें तो वह समय है जब मानव ने अपनी बस्ती बनाई और सभ्यता के क्षेत्रों में विकास किया। और नवपाषाण के आते आते ही कुछ सभ्यताएं विकसित हुईं। तो उनमें सबसे प्राचीन जो सभ्यता है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। अगला पॉइंट इसी में पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता। प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें से आपको बहुत सारे प्रश्न हर प्रतियोगी परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे वैदिक काल। वैदिक काल। इसको पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक काल में विभाजित कर सकते हैं। वैदिक काल के बाद एक नया दौर प्रारंभ हुआ जिसे कहते हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल। महाजनपद काल से अगला जो टॉपिक है धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन पढ़ेंगे। इसमें हम विशेषकर 2 धर्मों का अध्ययन करते हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का।
धार्मिक आंदोलन काल से अगला पॉइंट इसी में पढ़ेंगे, एक बिल्कुल सिस्टमेटिक क्रम से हैं। मौर्य काल आता है, कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य स्थापित किया और मौर्य काल के कौन कौन से शासक हुए। इसमें 3 शासक ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, उसका पुत्र बिंदुसार और अशोक सम्राट। तो ये काल ऐसा काल है कि इसमें सबसे पहले संपूर्ण भारत को एक ही सम्राट ने अपने अधिकार क्षेत्र में लिया और एक छत्र शासन स्थापित किया। इससे जस्ट अगला पॉइंट है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल इससे जस्ट अगला पॉइंट है, मौर्योत्तर काल के बाद आते हैं गुप्त काल में। गुप्त काल ध्यान से देखिए, ये इनको एक सिस्टम से याद करना होता है। गुप्त काल, गुप्त काल में बड़े बड़े सम्राट और बादशाह हुए, राजा हुए। समुद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है। ऐसे महान शासक पैदा हुए जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता को विदेशी आक्रमणकारियों से कुछ समय के लिए बिल्कुल स्थिर कर दिया। कोई भी विदेशी आक्रमणकारी की हिम्मत नहीं कि वो भारत की सीमाओं की तरफ झांके भी। गुप्त काल के बाद आता है गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल, इसमें विशेषकर हम हर्षवर्धन का अध्ययन करते हैं। इस काल में इसको हर्षकाल भी कह सकते हैं, गुप्तोत्तर काल को। और गुप्तोत्तर काल के बाद आता है मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल अगला पॉइंट हुआ। अब आपको पता होगा कि गुप्तोत्तर काल में हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो उसका साम्राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के बिखर गया और नए वंशों का उदय हुआ। इसको हम उदाहरण के लिए राजपूत काल भी कह सकते हैं। इसमें राजपूत वंशों का उदय हुआ, राजपूत काल या राजपूत वंश का उदय काल। ये लगभग 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं सदी तक चला। 8वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक। 1192 में पृथ्वीराज चौहान के समय में मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया और मोहम्मद गौरी के आक्रमण के साथ ही राजपूत काल समाप्त हो गया और एक नए काल का उदय हुआ। और उस काल को हमने एक अलग नाम दे दिया विभाजन की दृष्टि से। उस काल को कहते हैं हम मध्यकाल। अब देखिए, मध्यकाल में भी सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें मध्यकाल में सल्तनत काल। इस काल के भाग हैं मध्यकाल के। फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं इसमें सल्तनत काल। सल्तनत काल इससे जस्ट अगला पॉइंट होगा। सल्तनत काल में हम विशेषकर 5 वंशों का अध्ययन करते हैं। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। इस काल में केवल 5 वंशों के शासक ही हुए। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंश, ये 5 वंश इस काल में हुए। सल्तनत काल में आपको पता होगा कि जो अंतिम सम्राट था सल्तनत काल का, इब्राहिम लोदी, उसको बाबर ने पराजित किया और एक नए काल की स्थापना, नए युग में प्रारंभ हो गए। और वो पॉइंट है आपका मुगल काल। मुगल काल का अध्ययन हम इसी भाग में करते हैं। मुगल काल देखिए, एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी आपकी में। मुगल काल के बाद इसी काल में 2 नए साम्राज्यों का काल भी कह सकते हैं। उसमें 2 साम्राज्य पढ़ते हैं नए। एक तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। इसी में हरिहर और बुक्का 2 भाई थे, उन्होंने बहमनी और विजयनगर साम्राज्यों की स्थापना की। बहमनी और विजयनगर इसी में पढ़ते हैं इन पॉइंटों को, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य। इस बहमनी साम्राज्य के बाद
प्रवेश होता है मराठा काल का। मराठा काल भी इसी में पढ़ते हैं, किस प्रकार से मराठाओं का उदय हुआ, मराठा काल। अगला पॉइंट इसी में पढ़ते हैं हम, धार्मिक समाज सुधार। समाज सुधार। आपको पता होगा कि मुगलों के आक्रमण से भारतीय जनता परेशान थी। इस्लाम धर्म का चारों तरफ बोलबाला चल रहा था। तो हिंदुओं की जो बहुत बड़ी जनता थी, बहुत बड़ी संख्या थी, उसने एक दूसरा मार्ग खोजा कि अपने धर्म को बचाए रखें। इसके लिए बड़े बड़े संत महात्माओं का उदय हुआ। उसके बाद आता है दिल्ली सल्तनत के मुग़ल बादशाहों का पतन होता है। बहादुर शाह जफ़र के टाइम पर मुग़लों का पतन पढ़ेंगे इसमें, किस प्रकार से मुग़ल शासन का पतन हुआ और मुग़ल शासन के पतन के साथ साथ कैसे विदेशियों का भारत में आगमन हुआ। विदेशी आगमन इसी काल से प्रारंभ हो जाता है। आगमन मुग़ल काल में सबसे पहले अकबर के दरबार से ही विदेशियों का आना शुरू हो गया था। अब विदेशी आगमन के साथ ही एक और नए काल का उदय होता है और उस काल को कहते हैं हम आधुनिक काल। देखिए, आधुनिक काल में हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, ये इस काल का है, आधुनिक काल का, विदेशी आगमन। विदेशी आगमन। विदेशी आगमन के बाद कैसे विदेशी किस क्रम से आए। डच पहले, सबसे पहले पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए, डच आए और अंग्रेज़ी आए, ब्रिटेनी। और ब्रिटेनियों ने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। तो साम्राज्य स्थापना पढ़ेंगे। साम्राज्य स्थापना में हम पढ़ते हैं 2, 3, 4 विशेष राज्यों का वर्णन होता है। मैसूर का युद्ध और 1757 का प्लासी का युद्ध। साम्राज्य विस्तार या स्थापना। उसे जस्ट अगला पॉइंट पढ़ेंगे। अब जब अंग्रेज़ आ गए तो उन्होंने भारतीय जनता का शोषण करना प्रारंभ कर दिया और उन्होंने शोषण करते करते भारतीय जनता को बिल्कुल तबाही के कगार पर पहुंचा दिया। तो यहाँ एक शोषण का दौर चालू हो जाता है। शोषण, जब भारतीय जनता का शोषण हुआ तो उस शोषण के विरोध होना प्रारंभ हुआ और कुछ नए जैसे कहें तो राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती जैसे महापुरुषों का उदय हुआ। अगला पॉइंट है इसमें सामाजिक धार्मिक आंदोलन का। सामाजिक धार्मिक आंदोलन का दौर चला, एक आंदोलन। इसमें विशेषकर राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती का अध्ययन करते हैं। ये महापुरुष पैदा हुए और इससे जो जस्ट अगला दौर चला, तो जब शोषण प्रारंभ हुआ तो भारतीयों ने उसका विरोध किया। पहले विरोध के रूप में सबसे पहले 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति का उदय हुआ। क्रांति हुई। इस पॉइंट से बहुत विशेष प्रश्न पूछे जाते हैं आधुनिक काल से। आधुनिक काल में ज़्यादातर विदेशी आगमन, साम्राज्य स्थापना, शोषण, इससे कुछ नहीं पूछा जाता। एक तो राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती से प्रश्न पूछे जाते हैं, दूसरा 1857 की क्रांति से प्रश्न पूछे जाते हैं। और 1857 की क्रांति के बाद विद्रोह का दौर चालू हो गया, उसे कहते हैं स्वतंत्रता संघर्ष। स्वतंत्रता संघर्ष ये प्रारंभ हो गया और इसमें 3 तरीके के संघर्ष दिखाई देने लगे हमें।
सबसे पहले देखें तो किसानों ने संघर्ष किया, किसान संघर्ष। आपने सुना होगा अलवर का किसान आंदोलन, नीमू चाड़ा किसान आंदोलन। दूसरा आंदोलन था इसमें जनजातियों का आंदोलन, जनजाति। और तीसरा था महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। ये 3 तरीके का आंदोलन चला। जनजाति में मोपला विद्रोह है, संथाल विद्रोह है आदि पढ़ा होगा आपने। और महात्मा गांधी ने किस प्रकार से विद्रोह किया, असहयोग आंदोलन, नील विद्रोह और नमक तोड़ने का, नमक कानून तोड़ा, इस प्रकार से दांडी मार्च वगैरह, वो सभी इसी में आते हैं। अब देखते हैं जब विद्रोह हुआ तो भारत स्वतंत्र हो गया, और स्वतंत्रता के बाद का जो इतिहास है वो देखिए, भारत पाक समस्याएं, विभाजन के बाद समस्याएं पैदा हुई, वो पढ़ेंगे हम स्वतंत्रता के बाद के इतिहास में। भारत पाक समस्या, भारत पाक समस्याएं। उस समय पता होगा आपको लगभग 37 करोड़ जनता थी। आज़ादी के टाइम में देश का विभाजन हो गया। एक तरफ देश स्वतंत्रता की खुशी मना रहा था तो दूसरी तरफ देश खून से होली खेल रहा था। कहीं दंगे फसाद, आग बलात्कार जैसी घटनाएं देखने को मिल रही थी। भारत से रहने वाले मुस्लिमों का पाकिस्तान को पलायन करना, और पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं का भारत में पलायन करना, और उनको पलायन करते समय मारना, ये आदि घटनाएं घटित हुईं। उसके बाद चलते हैं तो एक नया इतिहास का टॉपिक वो भी पढ़ सकते हैं हम, शीत युद्ध। इसी में पढ़ेंगे शीत युद्ध, कैसे 2 महाशक्तियों में शीत युद्ध हुआ। इसमें किसी हथियार का प्रयोग नहीं किया। ये इसका लगभग जो टाइम माना जाता है वो 1950 के आसपास माना जाता है। रूस, सोवियत संघ कहें, एसएसआर और यूएसए के मध्य लड़ा गया ये। इस युद्ध में ये 91 में जब रूस का कई टुकड़ों में विभाजन हो गया, तब ये जाकर युद्ध समाप्त हुआ। और अगला टॉपिक इसमें पढ़ सकते हैं हम, पढ़ना चाहें तो नई अर्थव्यवस्था। भारत ने जब भारतीय जनता का विकास करने के लिए नए नए प्लान चलाए तो उसमें एक नई अर्थव्यवस्था आई, अर्थव्यवस्था। और ये 91 में चली, 1991 में। तो ये टॉपिक विशेषकर तो हम इन्हें पॉलिटिकल में पढ़ते हैं, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से आप देखिए ये पूरा इतिहास है आपके भारत का। परंतु हम पढ़ते समय जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, उन गलतियों पर आज मैं कुछ प्रकाश डालने का प्रयास करूँगा। हम देखते हैं कि हमारे विचार में आया कि भाई राजा राम मोहन राय हमारे सिलेबस में है, तो राजा राम मोहन राय का टॉपिक उठा लिया, और हमें पता ही नहीं है कि उसका अध्ययन किस काल में करना है, उससे पहले क्या हुआ, उससे पीछे क्या हुआ। एक सीक्वेंस होना चाहिए। यदि आप इस सीक्वेंस के आधार से पढ़ेंगे, देखिए प्राचीन काल में हमारे पास ज़्यादा टॉपिक नहीं है, लगभग 8-10 टॉपिक हैं, और मध्यकाल में 5-4 टॉपिक हैं, ऐसे ही आधुनिक काल में 5-4 टॉपिक हैं, और स्वतंत्रता के बाद का टॉपिक इतिहास में से कम पूछा जाता है। केवल 3 कालों से ही प्रश्न आते हैं। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता से, महाजनपद काल से कभी कभार पूछ लिए जाते हैं कि कैसे 16 महाजनपदों का विकास हुआ। अंगुत्तर निकाय एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ के अनुसार 16 महाजनपद हुए। धार्मिक आंदोलन कैसे हुए, और मौर्य काल, गुप्तोत्तर काल, गुप्त काल, मौर्योत्तर काल है ये, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। और गुप्तोत्तर काल में हर्ष के पतन के बाद कैसे राजपूत राजाओं का उदय हुआ। इसमें दक्षिणी भारत के भी कुछ राज्यों का अध्ययन कर सकते हैं। मध्यकाल में देखें तो हमें पता है कि दिल्ली सल्तनत पर पृथ्वीराज चौहान का अधिकार था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने परास्त किया 1192 में, और उसके बाद यहाँ एक दूसरे काल का यानी दूसरा शासन व्यवस्था विदेशियों के हाथों में चली गई। और कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो कि कुछ समय गवर्नर रहा था, जब हम कुतुबुद्दीन या दिल्ली सल्तनत पढ़ाएंगे उस समय उस वीडियो में आपको बताऊंगा, अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। और 5 वंशों ने इस पर शासन किया, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ये 5 वंश हुए दिल्ली सल्तनत काल में। विशेषकर महत्वपूर्ण ध्यान रखने की बातें हैं।
फिर उसके बाद इब्राहिम लोदी को परास्त करके बाबर ने साम्राज्य स्थापित किया और इसी काल में बहमनी और विजयनगर साम्राज्यों की स्थापना हुई। मराठाओं का उदय हुआ, धार्मिक सुधार हुए और फिर कैसे मुगलों का पतन हुआ और विदेशियों का भारत पर आगमन हुआ। विदेशियों का मतलब कहें तो विशेषकर इंग्लैंड के जो रहने वाले थे, उन्होंने यहाँ सत्ता स्थापित की। आधुनिक काल में हम पढ़ेंगे विदेशी आगमन, साम्राज्य की स्थापना, शोषण, सामाजिक धार्मिक आंदोलन और इसमें राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती जैसे समाज सुधारक हुए थे। 1857 की क्रांति और उसमें संघर्ष और स्वतंत्रता के बाद का इतिहास। देखिए ये विशेषकर 4 भागों में इतिहास है। इसको एक बार ध्यान से देख लें आप, और ध्यान से देख लेंगे तो मैं आपको क्रम से वीडियो लाता रहूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी ही सिंधु घाटी सभ्यता पर आने वाला है। पाषाण काल में कुछ विशेष है नहीं, वो हमारे इसमें सिलेबस में नहीं है। तो अगला वीडियो हम सिंधु घाटी सभ्यता पर लाएंगे, कैसे सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ और कैसे उस सभ्यता का पतन हुआ और कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, हम उनको विश्लेषित करेंगे आपके लिए। तो धन्यवाद इसी वीडियो के साथ, और मैं आपसे आग्रह करूँगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं आपको लगातार, जब आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा हौसला बना रहेगा और मैं आपको लगातार नए नए वीडियो लाता रहूँगा। और विशेषकर ऐसे वीडियो लाऊंगा जिनसे आपका सिलेक्शन हो। बेसिक चीज़ क्लियर करा के चलूँगा मैं आपको, ये नहीं कि केवल एक वीडियो डाल दिया और उस वीडियो में आपको यही पता नहीं है कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। पहले सिस्टम से वीडियो डालूँगा, पूरी इंडियन हिस्ट्री कराऊँगा। इंडियन हिस्ट्री कराने के बाद फिर पटवारी का सिलेबस लगभग ये मानो मैं पूरा करा दूंगा आपको, रीट का सिलेबस भी पूरा कराऊंगा। तो आप विशेष ध्यान से देखें, और साथ साथ आप गणित का भी इसमें से फ़ायदा उठा सकते हैं। कक्षाओं का कंपटीशन के लिए भी गणित कराऊंगा इसमें, तो ये ध्यान रखें। आप सिलेक्शन लेना है हमें, ये तय करके दृढ़ निश्चय करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन करवाया जाए। धन्यवाद।